Hello student, welcome in psychological perspective of education class। आज की कक्षा में मैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों पर चर्चा करूंगी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक अध्ययन में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं विधियों का प्रयोग हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसमें कि मानव के व्यवहार से संबंधित सूचनाएं संकलित की जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जिन विधियों का हम प्रयोग करते हैं उसमें उसकी कुछ विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि उसमें रिलायबिलिटी होती है, वेरीफिएबिलिटी होती है, डेफिनिटनेस होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, इम्पार्शियलनेस होती है, जनरलाइजेशन इसमें पाया जाता है, प्रेडिक्टिवनेस इसमें पाई जाती है। तो जितनी भी शिक्षा मनोविज्ञान की समस्याएं हैं उनको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनको देखते हैं, समाधान करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने भी बताया है कि हमारे सामने जो भी समस्याएं आती हैं उनको हल करने के लिए हमें सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण, विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। क्योंकि इनके ठोस और सफल होने के कारण ऐसे दृष्टिकोण को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में 3 तरीके की इसमें अध्ययन विधियां होती हैं। एक तो सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा है डेस्क्रिप्टिव मेथड और तीसरा है साइंटिफिक मेथड। सब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत सबसे पहले हम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड से हमारा अभिप्राय है कि इसके अंतर्गत टू इंट्रोस्पेक्ट इज़ टू अटेंड द वर्किंग ऑफ वंस ओन माइंड इन ए सिस्टमैटिक वे। इसके अंतर्गत आत्मनिरीक्षण इसमें जो प्रयोज्य होता है, अपने मन का निरीक्षण करता है और इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको उसके अंतर्गत जो भी भावनाएं हैं, जो भी कल्पनाएं हैं, उनको उन सभी प्रतिक्रियाओं का इसके अंतर्गत निरीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि ये विधि जो है बहुत प्राचीन विधि है और इस विधि का प्रयोग व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को ज्ञात करने के लिए इस विधि का सहारा लिया गया था। तो ये जो है सूक्ष्म और गहन विधि है इसमें, लेकिन जो भी इसमें हमको सूचनाएं मिलती हैं वो सब्जेक्टिव मिलती हैं और इसमें जो है जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान जो है मनोविज्ञान के ज्ञान कोश में तो इसमें वृद्धि की जा सकती है, लेकिन इसकी सारी सूचनाएं सब्जेक्टिविटी पर बेस्ड होती हैं, ऑब्जेक्टिविटी से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इस विधि का प्रयोग हम सपोर्टिंग मेथड की तरीके से कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से इस विधि का हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। यंत्र एवं सामग्री के व्यय में बचत, क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हमें स्वयं ही इसमें स्टडी करना होता है अपने व्यवहार का, अपनी क्रियाओं का, अपनी कल्पनाओं का, तो इसमें किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बहुत ही इसमें कम खर्चे में हम अध्ययन कर सकते हैं और प्रयोगशाला के खर्च की भी इसमें बचत होती है। इसमें इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं कि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, क्योंकि इसमें जब भी कोई प्रयोज्य अपनी भावनाओं पर स्टडी करता है तो इसमें जो सूचना मिलती है वो सब्जेक्टिव ही मिलती है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। असामान्य और बच्चों के लिए ये अनुपयुक्त विधि है, क्योंकि वो अपने व्यवहार को निरीक्षण नहीं कर सकते। मन के द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है वो असंभव है, कोई भी उसमें अपने मन की सही बात को उसमें एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। मस्तिष्क की वास्तविक दशाओं का ज्ञान हर एक व्यक्ति को उसको जानने में असमर्थ रहता है। तो ये एक
विधि जो है इसको हम एक इंडिपेंडेंट मेथड के तरीके से इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते और इसको हम अध्ययन की पूरक विधि के रूप में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एनेक्डोटल मेथड के अंतर्गत ये गाथा वर्णन विधि है। इसके अंतर्गत जो है इसमें प्रयोज्य के व्यवहार का डिटेल में लेखा जोखा रखा जाता है और उस डिटेल्ड लेखा जोखा के आधार पर हम उसके व्यवहार को एनालाइज करते हैं। इस विधि का जो दोष है ये इसमें जो है आत्मनिष्ठता का दोष रहता है, सब्जेक्टिव है। इसमें जो डाटा जो लेते हैं वो हम अपने मतलब बेनिफिशियल डाटा ही जो हमारे लिए उपयोगी हों, जो हमारे लिए फेवरेबल हों, हमारे लिए नेगेटिव डाटा अगर होंगे वो सारी चीज़ें हम इसमें नहीं फिल करते हैं। तो ये भी अध्ययन का एक सब्जेक्टिव मेथड है। इसमें हम छात्र के या व्यक्ति के जीवन की पूरी घटनाओं का विवरण करते हैं और इसका एक पूरा मतलब डाटा तैयार किया जाता है। इसीलिए इसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कार्ड भी इसको कहा गया है। इसमें जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं का हम इसमें वर्णन करते हैं। तो गाथा विधि का प्रयोग जैसे कि महाभारत, रामायण इत्यादि में भी गाथा विधि का प्रयोग किया गया है कि उस काल की घटनाओं का हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका अध्ययन करते हैं और उस काल की जो कुछ बुराइयां थीं, जो कमियां थीं, जो अच्छाइयां थीं, उनके माध्यम से हम आज उन घटनाओं से प्रेरित होते हैं। गाथा विधि एक पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ रूप से हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अध्यापकों को वस्तुनिष्ठ होकर के विवरण देना चाहिए, लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी इसमें आ ही जाती है। घटना का विवरण या कोई व्याख्या टिप्पणी अलग तरीके से इसमें लिखी जाती है, व्यवहार की उचित व्याख्या की जाती है। इस विधि के अंतर्गत हम छात्रों के आवेश, चिंता, व्यवहार इत्यादि को हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत हम इसके एक्सपेरिमेंट इज़ द ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, जिसे कि गैरेट ने बताया है कि प्रयोगात्मक विधि में हम दो चरों के पारस्परिक प्रभाव संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि दो चरों में से एक स्वतंत्र चर होता है और दूसरा परतंत्र या उसको आश्रित चर कहते हैं। तो स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर पड़ने वाले प्रभाव या अन्य प्रभावी चरों का नियंत्रण स्थापित करके किया जाता है। अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। विलियम वुंट ने 1879 में इसका प्रयोग किया था। द एसेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अध्ययन की वैज्ञानिक विधि है क्योंकि हम इसमें वस्तुनिष्ठ वैध और जो भी अध्ययन किए जाते हैं वो रिलायबल होते हैं। निष्कर्षों की जांच इसके माध्यम से संभव है क्योंकि इसमें जो भी तरीका होता है, जो भी सिस्टमेटिक विधि से हम अध्ययन करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने होती है तो सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके लिए फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, डिसाइडिंग द मेथड, कंट्रोल एंड effective variable and manipulation of control and manipulation of the variables, selection of the design, testing of the hypothesis, generalization and result। तो ये सारे स्टेप्स पर हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं तो इसके जो भी निष्कर्ष हमको प्राप्त होते हैं वो वैलिड होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, रिलायबल होते हैं और इसके अंतर्गत हम शिक्षा की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि इसके दोष भी हैं, क्योंकि जो भी सामाजिक विज्ञान में या एजुकेशन के अंतर्गत जो भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं तो इन प्रयोगों में कृत्रिमता आ जाती है, क्योंकि ये अध्ययन जो है प्रयोगशाला के अंतर्गत किए जाते हैं और जो
कृत्रिमता इसमें आने के कारण, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर को हम बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो मैनिपुलेशन होता है वो भी उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव होता है। आंतरिक दशाओं को हम प्रयोज्य की कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ही वेरिएबल्स को इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। समग्र जितने भी चर हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अंतर्गत प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। ये एक खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें एपरेटस की भी ज़रूरत होती है। इसमें जो भी हम प्रयोग करते हैं वातावरण का भी पूरा प्रभाव पड़ता है। इस विधि के द्वारा पशुओं के व्यवहारों को हम स्टडी तो कर लेते हैं, लेकिन मानव के व्यवहारों पर उनको अप्लाई करना या लागू करने में हमको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ये विधि जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये एक योग्य ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा ही प्रयोग की जा सकती है। और इस विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में उतना सफल नहीं होता है जितना कि भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग सफल होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके अंतर्गत हम जो है निरीक्षण के माध्यम से हम किसी भी व्यवहार का हम इसमें अध्ययन करते हैं। ऑब्जर्वेशन डील्स विद द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन। निरीक्षण के द्वारा हम किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के प्रदर्शित व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसमें निरीक्षण भी दो प्रकार का होता है, औपचारिक निरीक्षण और दूसरा होता है अनौपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण में हम क्या करते हैं, सारी ऑब्जर्वेशन के लिए जितनी भी तैयारी है, डाटा कलेक्शन का जो तरीका है, जो भी हमको प्रश्नावली या ऑब्जर्वेशन के लिए जो जो चीज़ें हमको चाहिए उनकी हम पूर्व प्लानिंग कर लेते हैं और एक निश्चित समय पर निश्चित तरीके से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अनौपचारिक विधि के अंतर्गत जो भी प्रेक्षण किया जाता है वो पहले से इसके प्रयोज्य को नहीं बताया जाता। वो सारा जो बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन है वो नेचुरल सिचुएशंस में किया जाता है बच्चों के व्यवहार को देखने के लिए। तो जितनी भी परिस्थितियां हैं वो हमें तुरंत ही हमको बनानी पड़ती हैं और इसमें हमें बच्चों के प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए या जो मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति हैं उनके व्यवहार को अध्ययन करने के लिए इस विधि का हम अनौपचारिक रूप से प्रयोग करते हैं। इस विधि के बहुत सारे गुण भी हैं कि बालकों की उचित दिशा में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम इत्यादि में परिवर्तन करना हो तब भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। विद्यालयों में और विद्यार्थियों में अगर वांछनीय परिवर्तन लाने हो तब भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। और बालकों के अध्ययन के लिए तो ये सर्वाधिक उचित विधि है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके कुछ दोष हैं। प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार जो होता है वो इसके उस व्यवहार को हम जब अगर प्रयोज्य को पता चल जाता है कि हमारे व्यवहार को ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, तो अपना व्यवहार को वो अस्वाभाविक बना लेता है और वो नेचुरल व्यवहार नहीं रहता है। तो इस कारण इस विधि के दोष उत्पन्न होते हैं। और जब उसका व्यवहार अस्वाभाविक रहेगा तो उसमें असत्य निष्कर्ष निकलेंगे, उसमें सब्जेक्टिविटी होगी और उसमें जो त्रुटियों की संख्या है और अविश्वसनीयता स्वतः ही इसमें बढ़ जाएगी। जीवन इतिहास विधि, इस विधि का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय, संस्कृति को अध्ययन करने के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। क्रो के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य किसी कारण का पता लगा करके उसका निदान करना। तो इसमें सबसे पहले हम इस विधि में योजना बनाते हैं, इसके बाद उससे रिलेटेड हम आंकड़े एकत्रित करते हैं और फिर उस व्यक्ति या संस्था के बारे में हम लिखते हैं, लिख करके फिर जो भी निदान और उसका जो मूल्यांकन है अंतिम स्तर पर वो सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। इस विधि जो क्लिनिकल मेथड,
क्लिनिकल मेथड का प्रयोग हम आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में ये सहायक है, क्योंकि ये एक उपचारात्मक विधि है। साधारणतः इसमें किसी प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी अगर कोई जटिलता व्यक्ति के व्यवहार में आती है तो उसको हम क्लिनिकल मेथड के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं और उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करके हम उस व्यक्ति का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें हम सबसे पहले उस व्यक्ति से संबंधित कुछ प्रारंभिक सूचनाएं एकत्र करते हैं, उसकी जो हिस्ट्री होती है वो जानने का प्रयास करते हैं और वर्तमान अवस्था को जान करके हम उस व्यक्ति का जो व्यवहार संबंधी जटिलता है या लर्निंग संबंधी कोई परेशानी है तो उनको हम दूर करने का इस क्लिनिकल मेथड के माध्यम से हम प्रयास करते हैं। इस विधि के कुछ गुण हैं कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अगर हम इंडिविजुअली अध्ययन कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, चाहे वो मानसिक रोगी या मतलब एक ही अस्पताल के अगर वो व्यक्ति हैं या एक ही तरीके की अगर प्रॉब्लम है, फिर भी हमें उन व्यक्तियों को अलग अलग स्टडी करना होगा क्लिनिकल मेथड के अंतर्गत। व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास पर उनकी व्यक्तिगत अवस्थाओं का प्रभाव, इसका भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। उनके इस विधि के द्वारा हम जो है अगर डर है, कोई चिंता है या एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा तो उन कारणों को जानने और उनके निदान और उपचार इसके माध्यम से कर सकते हैं। बालक की क्षमताओं के कारणों, निदानों व उपयुक्त उपचार में सहायता करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ये विधि शारीरिक अक्षमता जैसे कि हकलाना है, तुतलाना है या भावात्मक असंतुलन है या समाज विरोधी कोई व्यवहार है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्लिनिकल मेथड प्रयोग किया जाता है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि जो प्री हिस्ट्री है उसकी जो जानकारी होती है वो मिलना बहुत कठिन होती है। अगर मिल भी जाती है तो उसमें बहुत सारी सूचनाएं गलत भी हो सकती हैं। प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होना इसके लिए ज़रूरी है। इसमें वस्तुनिष्ठता बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो भी हम सूचनाएं लेती हैं वो सब्जेक्टिव बेस पर ही सारी हमको प्राप्त होती हैं। ये विधि लंबी और समय लेने वाली खर्चीली विधि है। जेनेटिक या डेवलपमेंटल मेथड, बालक की वृद्धि एवं विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए हम डेवलपमेंटल मेथड या जेनेटिक मेथड का हम प्रयोग करते हैं। इसमें बालक की विभिन्न अवस्थाओं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का सिस्टमेटिक रूप से उसमें अध्ययन करते हैं और उनके विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके कुछ गुण हैं, इसमें जो भी तथ्य आंकड़े प्राप्त होते हैं वो सही प्राप्त होते हैं। जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का हम इसमें सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करते हैं, लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी हैं, क्योंकि इस प्रकार का अनुसंधान अनेक वर्षों का इसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें ये एक बहुत खर्चीली और एक लंबी विधि है और इसके लिए जो अध्ययन करता है वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। साइकोएनालिटिक मेथड का सबसे पहले फ्रॉइड ने इसका प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। लेकिन जो अचेतन मन है, जहाँ पर असंतुष्ट इच्छाएं होती हैं, वो क्रियाशील होकर के व्यक्ति के व्यवहार और उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं और इससे व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, व्यावहारिक प्रॉब्लम आती हैं, उसके व्यवहार में व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जो भी अचेतन मन है वो व्यक्ति के व्यवहार और उसकी समस्त क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके गुण हैं कि व्यक्ति के अंतर्मन का वास्तविक अध्ययन संभव नहीं है। जो हमारा चाहे वो चेतन मन हो, चाहे वो अर्धचेतन हो या अचेतन मन हो, हम मन के किसी भी स्तर का अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे इसके द्वारा जो भावना ग्रंथियाँ या मानसिक विकार जो व्यक्ति को हो जाते हैं, उनके उपचार में इस विधि के माध्यम से सहायता मिलती है। क्योंकि जो भी एडिपस कॉम्प्लेक्स व्यक्ति को होता है या उसको मानसिक रूप से विकार हैं, वो इस मेथड के द्वारा उनको ज्ञात करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि के कुछ दोष भी हैं कि इसके लिए ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है और इसमें
जो भी प्रयोज्य है या सब्जेक्ट है और जो भी जो अध्ययन करता है, उन दोनों को धैर्य इसमें रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही जो हमारा प्रयोज्य है थोड़ा डेविएटेड व्यवहार का होता है, तो उसके साथ कुछ जो हमारा अध्ययन करता है उसको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसमें धैर्य और प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। कंपैरेटिव मेथड के अंतर्गत हम इस विधि का प्रयोग करके पशु और मानव व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, दो संस्कृतियों का अध्ययन कर सकते हैं, प्रजातियों का अध्ययन कर सकते हैं, विभिन्न वातावरणों में पाले हुए बालकों का अध्ययन इसमें सिस्टमैटिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरीके से जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये विधि एक समस्या से संबंधित जो भी इसमें आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उनका वर्गीकरण और इंटरप्रिटेशन, परिणाम निकाल करके उनका इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिकल मेथड में किया जाता है। ये एक आधुनिक और प्रचलित विधि है सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के अंतर्गत। इसका प्रयोग जो है समस्या के परीक्षण से संबंधित तथ्यों का संकलन, विश्लेषण, उनके परिणाम निकालने के लिए इस स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग किया जाता है। जब भी सैंपल हमारा छोटा होता है तो हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक का प्रयोग करते हैं, और जब सैंपल हमारा बड़ा होता है तो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक का प्रयोग उसके अंतर्गत करके हम परिणामों को इंटरप्रेट करते हैं। टेस्ट मेथड व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं को जानने के लिए हम टेस्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बुद्धि है, व्यक्तित्व है, रुचि है, कल्पना है। इन सभी का प्रयोग टेस्ट मेथड के माध्यम से किया जाता है, और इन के परिणामों का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और निर्देशन परामर्श के क्षेत्र में करते हैं। इसके बाद इंटरव्यू मेथड। इस इंटरव्यू मेथड के माध्यम से जो इंटरव्यूअर होता है वो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से दो तरीके से इंटरव्यू लेता है, और इसमें जो अध्ययन करता है वो किसी विशेष समस्या से संबंधित व्यक्ति से विचार विमर्श करके उसके बारे में समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। क्वेश्चनियर मेथड में हम प्रश्नावली भेज करके अपनी समस्याओं के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं। इसमें जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होता है, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चनियर होता है, और इसके माध्यम से जो है हम इन सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। डिफरेंशियल मेथड, इसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन इस विधि के माध्यम से किया जाता है। शिक्षक के द्वारा शैक्षिक कार्यों का आकलन करते समय व्यक्तिगत भिन्नता को एक समस्या के रूप में हमारे सामने आती है, तो इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए हम डिफरेंशियल मेथड का प्रयोग करते हैं। साइकोफिजिकल मेथड का प्रयोग हम मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन के लिए करते हैं, क्योंकि मनोभौतिकी का संबंध जीवित प्राणियों की उस अनुक्रिया से है जो जीव और पर्यावरण की ऊर्जात्मक पूर्णता के प्रति करता है। मनोभौतिकी वास्तव में भिन्नता, उद्दीपक के सीमांत, उद्दीपक समानता और क्रम निर्धारण की समस्या से जुड़ी हुई होती है, और इनका समस्याओं का हल करने के लिए मनोभौतिकी के अंतर्गत इस अनेक विधियां विकसित की गई हैं। उनके माध्यम से हम मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन साइकोफिजिकल मेथड के माध्यम से करते हैं। थैंक यू क्लास।